अध्याय 211 घास बोगी नंबर 3। राघव ईरी क्यूब और उसके द्वारा मैकेनिकल सोर्स पॉइंट में किए गए बदलावों के विचारों में खोया हुआ था कि तभी उसका ध्यान अचानक कहीं और खींच गया। सफ़ेद लैब कोट पहने रिया उसके सामने खड़ी थी, जिसके नीचे उसने कुछ भी नहीं पहना था। रिया को भी इस वक्त राघव के आने की उम्मीद नहीं थी। उसने अपना सिर झुकाया और सफाई देते हुए कहा, गलत मत समझना, मैं इसी तरह सोती हूँ। ब्लड स्कर्च फ्लोरा में बदलाव महसूस करने के बाद मैं तुरंत यहाँ भागी चली आई, इसलिए कपड़े पहनने का समय नहीं मिला। राघव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन रुक गया। उसे वास्तव में इससे कोई परेशानी नहीं थी। आखिर रिया का शरीर बेहद आकर्षक था और वह खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, अपनी नज़रें हटाना और भी मुश्किल हो गया। ढीले लैब कोट के नीचे से उसकी कोमल और गोरी त्वचा की झलक दिख रही थी, जो उसके शरीर के घुमावों को और भी उभार रही थी। वह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि कुछ ही सेकंड में राघव को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से प्रतिक्रिया देने लगा। लानत है, उसने जल्दी से अपनी नज़रें हटाईं और खुद का ध्यान भटकाने के लिए उस अजीब पौधे ब्लड स्कर्च फ्लोरा की ओर बढ़ने लगा। रिया ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। उसने राघव की जानबूझकर की जा रही टालमटोल को भांप लिया और फिर सहजता से लैब टेबल के किनारे पर बैठ गई। इसके बाद, जैसे कि ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो, उसने अपने पैरों को थोड़ा फैलाया, अपना चश्मा ठीक किया और एक रहस्यमयी भाव से राघव की ओर देखने लगी। राघव वहीं जम गया। रुको, मैं वैसा कुछ नहीं सोच रहा था। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखती रही। सब कुछ बिना कहे ही स्पष्ट था। राघव कुछ और कहने वाला था, लेकिन तभी उसे एक विचार आया। क्या नहीं, मैं आखिर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मुझे सफाई देने की ज़रूरत भी है? धत, हिचकिचाहट हार की ओर ले जाती है। बस आगे बढ़ो। राघव के शरीर में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। बिना एक शब्द बोले वह आगे बढ़ा और उनके बीच की दूरी को खत्म कर दिया। वह उसके पैरों के बीच आया, उसकी कमर में हाथ डाले और मैं जो चाहो करो। रिया ने उसे अपनी ओर खींचा, उसकी आंखों में तपिश थी। मैं इसके लिए काम से ब्रेक ले सकती हूँ। राघव धीरे से हंसा। उसे मानना पड़ा, रिया एक गजब की महिला थी, समर्पित और एकाग्र। भले ही उसकी भावनात्मक समझ शून्य लगती थी, उसकी बातें हमेशा ठंडी और रोबोटिक होती थीं, लेकिन राघव बता सकता था कि वह बेहद स्पष्टवादी थी। उसके शब्द और कार्य पूरी तरह मेल खाते थे, जो उसे दिलचस्प रूप से सच्चा बनाते थे। ठीक है, तो फिर मैं और तेरी। राघव की आवाज़ अचानक बदल गई। रिया ने भौहें चढ़ाते हुए हल्का सा सिर हिलाया। जारी रखो, ऐसी गंदी बातें मुझे जल्दी उस मूड में आने में मदद करेंगी। नहीं, वह बात नहीं है। राघव एक कदम पीछे हटा, उसकी आंखें सदमे से फटी रह गईं। तुम्हारे सिर से घास उग रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रिया के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने माथे पर बल डाला और अपने सिर के ऊपर हाथ फेरकर टटोलने लगी। और वाकई उसके सिर के बिल्कुल बीचों बीच उसे कुछ कोमल सा महसूस हुआ जो बाहर निकल रहा था। एक छोटा सा हरा अंकुर जो अभी अभी उगा था। यह क्या है? रिया भी उतनी ही उलझन में राघव की ओर मुड़ी। राघव ने सहज रूप से हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। रुको, मुझे देखने दो। उसने उसे करीब खींचकर उसके सिर का निरीक्षण किया। वहाँ सचमुच एक नाजुक हरा अंकुर था, जो यकीनन उसकी खाल से उग रहा था। और इससे भी अजीब बात यह थी कि वह तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही पलों में वह 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा हो गया और उसके सिरे पर एक छोटी सी कली बनने लगी। जैसे ही वह कली धीरे धीरे खिली और एक नर्म गुलाबी फूल बन गई, राघव सुन्न रह गया। रिया ने भी उसकी ओर देखा, उसका चेहरा भाव शून्य था। क्या ये कोई ईरी एंटिटी है, या मैं संक्रमित हो गई हूँ? क्या मुझे क्वारंटाइन करने या खत्म करने की ज़रूरत है? अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो पहले मुझे कपड़े पहन लेने दो। उसकी आवाज़ शांत और ठंडी रही, फिर भी राघव समझ सकता था कि उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ रहे थे। अगर मेरे साथ कुछ असामान्य हो रहा है तो इसकी संभावना ब्लड स्कर्च फ्लोरा के प्रभाव के कारण है। सुरक्षा के लिए तुम्हें तुरंत ट्रेन से सभी को बाहर निकाल देना चाहिए। रुको, राघव ने मजबूती से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह छोटा गुलाबी फूल बढ़ना बंद हो गया था। अब वह बस वहीं था, रिया के सिर हिलाने पर धीरे धीरे डोल रहा था। उसके सिर पर एक पौधा। राघव के पास जो वह देख रहा था उसके लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और उस नन्हे पौधे को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की। रिया के गले से एक हल्की सिसकी निकली और उसका शरीर थोड़ा सा सिकुड़ गया। दर्द हो रहा है। उसने सिर हिलाया। वह छोटा गुलाबी फूल भी उसके साथ साथ झूमने लगा। राघव, उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। आज रात की घटनाएं अजीब से और अजीब होती जा रही थीं। राघव काफी देर तक सोच में डूबा उस नन्हे फूल को देखता रहा। अगर तुम दर्द महसूस कर सकती हो तो तुम्हें इसकी उपस्थिति का एहसास भी होना चाहिए, है ना?
उसकी बातों ने रिया के भीतर कुछ जगा दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। एक पल बाद, मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। क्या तुम इसे वापस अंदर कर सकती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? राघव ने एक गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि यह शायद एक एबिलिटी, क्षमता है। रिया की आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। एबिलिटी? मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमने नहीं सुना है। राघव का स्वर तीखा हो गया। बातें बहुत हुई, बस कोशिश करो। उसकी आदेशात्मक आवाज ने रिया को थोड़ा सहरा दिया। उसने तीव्रता से उसकी ओर देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 मिनट, 2 मिनट, वे दोनों खामोशी में आमने सामने खड़े रहे। राघव की नज़रें उस फूल पर टिकी थीं, उसका दिमाग कई संभावनाओं पर दौड़ रहा था। और फिर छोटी गुलाबी पंखुड़ियां अंदर की ओर मुड़ने लगीं। खिला हुआ फूल तेजी से वापस एक कली में सिमट गया। फिर एक पल में वह एक साधारण हरे अंकुर में बदल गया और उसके बालों में इस तरह मिल गया कि वह लगभग अदृश्य हो गया। कैसा है? रिया ने राघव की ओर देखा। उसने सिर हिलाया। ये चला गया। लगता है ये वाकई एक एबिलिटी है, तुम इसे नियंत्रित कर सकती हो। रिया चुप हो गई और अपने हाथों को देखने लगी। यह अचानक आ गई। मुझमें अचानक एबिलिटी कैसे विकसित हो गई? दोनों की नज़रें अपने आप ब्लड स्कर्ज फ्लोरा की ओर मुड़ गईं। उसके चैम्बर के अंदर काली पंखुड़ियां एक हल्की अदृश्य चमक के साथ झिलमिला रही थीं। राघव ने पहले ट्रेन को स्कैन करने के लिए ईरी क्यूब का इस्तेमाल किया था, वहां संक्रमण के कोई संकेत नहीं थे। जिसका अर्थ था ये शक्ति ट्रेन पर मौजूद लोगों के लिए खतरा नहीं थी। मेरी एबिलिटी भी अभी अभी विकसित हुई है। राघव के पास मैकेनिकल सोर्स पॉइंट को पूरी तरह समझाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अपने अनुभव को रिया के अचानक हुए बदलाव के साथ जोड़कर वह लगभग आश्वस्त था। ब्लड स्कर्ज फ्लोरा एक बड़ी ईरी एंटिटी से डार्क एसेंस सोखने के बाद किसी तरह ट्रेन में मौजूद लोगों को विकासवादी शक्ति प्रदान कर रहा था। अध्याय 212। एक सुहानी सुबह। सुबह के 6 बजे थे। राघव और रिया अभी भी जागे हुए थे। उन्होंने पूरी रात हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम नर्क का काला गुलदाउदी की ऊर्जा के प्रसार की घटना की निगरानी करते हुए बिताई थी। ड्यूटी पर तैनात काफिले के सदस्य पहले ही जाग चुके थे। सुमी, राज और बाकी लोग रवानगी की तैयारी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर कोई अच्छी नींद सोया है। सभी का उत्साह काफी बढ़ा हुआ था। रिया ने अब कपड़े पहन लिए थे। वह बोगी नंबर 3 में ही रुकी रही ताकि हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम में होने वाले बदलावों पर नजर रख सके, जबकि राघव बोगी नंबर 1 में ईरी क्यूब का अवलोकन कर रहा था। टीम के सभी सदस्यों में से ईरी क्यूब के माध्यम से ऊर्जा को परिवर्तित करने की उसकी क्षमता इन बदलावों की सबसे स्पष्ट समझ प्रदान कर रही थी। गैर यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित। जोड़ 200 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स। बीप। गैर यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके रिफ्लेक्टिव स्कैन जारी है। स्कैन पूरा हुआ। ट्रेन के अंदर दर से संबंधित कोई खतरा नहीं पाया गया। डार्क एनर्जी की घुसपैठ को रोक दिया गया है। अन्य 200 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स प्राप्त करने के बाद ईरी क्यूब ने अंततः ऊर्जा को परिवर्तित करना बंद कर दिया। राघव उस धुंधली चमक का पीछा करते हुए तुरंत ट्रेन के बीच से गुजरा, और जब वह बोगी नंबर 3 पर पहुंचा तो उसने देखा कि रोशनी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसी समय रिया ने उसकी ओर देखा। ये रुक गया है। राघव ने सिर हिलाया। हाँ, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए। उसी समय की बोगी नंबर 3 में तैरते हुए आए। उसके मुंह में अभी भी टूथब्रश था। वह आलस में हवा में उड़ रही थी जब उसने उन दोनों को अभी भी काम करते देखा और पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या बात है? क्या उस फूल ने फिर से कोई हरकत शुरू कर दी? राघव और रिया दोनों उसे देखने के लिए मुड़े। हे किड, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? राघव ने गंभीरता से पूछा। हाँ, की उलझन में दिखी। महसूस? क्या महसूस? तुम्हारी क्षमता, क्या तुम्हें इसमें कोई बदलाव महसूस हो रहा है? राघव ने स्पष्ट किया, मेरी क्षमता। कीकी ने अपनी आंखें ऊपर घुमाते हुए सोचने की कोशिश की और अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया। वास्तव में तो नहीं, बस मेरी नींद बहुत अच्छी रही। एकदम तरोताजा महसूस कर रही हूँ। राघव और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। रिया ने अपना चश्मा ठीक किया और धीरे से कहा, मैं चालक दल की पूरी स्वास्थ्य जांच करूंगी। अगर ऐसा दोबारा होता है तो शायद कुछ और बार होने के बाद हमें बदलाव दिखने शुरू हों। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? कीकी ने हैरान होकर पूछा। राघव ने लंबी सांस छोड़ी। कुछ नहीं, सूरज जल्द ही उगने वाला है, तैयार हो जाओ। हम हिंगशान दर्रे की ओर बढ़ रहे हैं। वह समय से पहले कुछ भी घोषित नहीं करना चाहता था। यदि हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम में वास्तव में सबकी क्षमताओं को बढ़ाने की शक्ति थी तो इसका मूल्य अमूल्य होगा। पीछे मुड़कर देखें तो फेडरेशन का ब्लड स्कर्ज फ्लोरा नंबर 01 पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करना शायद बिना किसी कारण के नहीं था। इस विचार ने राघव की अन्य ब्लड स्कर्ज फ्लोरा के बारे में जिज्ञासा बढ़ा दी।
अफवाह थी कि ये पौधे पोलर नाइट जोन ध्रुवीय रात्रि क्षेत्रों में उगते हैं, शायद भविष्य में उसे इन्हें खोजने का मौका मिले। टच कीकी ने चुटकी ली। समझ गई बॉस। इस बीच दूसरी बोगी में पूनम पहले ही जाग चुकी थी और कल रात की रसद सूची इन्वेंट्री को अंतिम रूप दे रही थी। राघव ने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर मुड़ा। गिनती कैसी है? जैसा तुमने सोचा था, लगभग वैसा ही। वह बैठ गई और लॉगबुक खोली। हमारे पास भोजन कम हो रहा है और चिकित्सा आपूर्ति भी कम होने लगी है। कल कुछ सदस्यों को मामूली चोटें आई थीं और चूंकि उस शहर में परजीवी थे, इसलिए मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स और सूजन रोधी दवाएं निकालीं। मोटा अनुमान यह है, यदि हम दिन में 2 बार भोजन करते हैं तो हमारे पास लगभग 15 दिनों का भोजन है, अधिकतम 20 दिन अगर हम बहुत किफ़ायत से चलें। अब हमारे पास लोग ज़्यादा हैं। इसका कुछ नहीं किया जा सकता। राघव ने सिर हिलाया। हमने फायरलाइन काफिले से काफ़ी कुछ हासिल किया था, लेकिन रेन टाउन में ज़्यादा कुछ नहीं था। भोजन की कमी हर काफिले के लिए एक समस्या है। टीम बढ़ने के साथ बुनियादी अस्तित्व अब उतना सरल नहीं रह गया था जितना कि 4 या 5 लोगों के साथ यात्रा करते समय था। कोई बात नहीं, हेंगशान दर्रा एक प्रमुख परिवहन केंद्र है। वहाँ कई जीवित बचे लोगों के काफिले होने चाहिए। हमारे पास हथियार और ईरी ब्लड क्रिस्टल हैं, हम अग्रिम आपूर्ति के लिए व्यापार कर सकते हैं। अभी उनके पास एक मजबूत लड़ाकू बल था और जैसा कि कहा जाता है, भोजन ही शक्ति है। भविष्य के संकटों से निपटने के लिए वह केवल बुनियादी अस्तित्व का लक्ष्य नहीं रख सकता था, राज जैसे योद्धाओं को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उचित भोजन की आवश्यकता थी। एक और समस्या चिकित्सा देखभाल की है। हमें एक मेडिकल बोगी या कम से कम एक स्वचालित मेडिकल पॉड प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक डॉक्टर भी कुछ न होने से बेहतर होगा। हम हमेशा के लिए केवल एंटीबायोटिक्स और पट्टियों पर निर्भर नहीं रह सकते। हाँ, हमें इसे प्राथमिकता देनी होगी। पूनम सहमत हुई। उसने इस मामले पर सुमी के साथ चर्चा की थी। बोर्ड पर किसी के पास भी पेशेवर चिकित्सा या नर्सिंग विशेषज्ञता नहीं थी। उनके वर्तमान उपचार का तरीका मूल रूप से कीटाणुमुक्त करना, पट्टी बांधना और बेहतर की उम्मीद करना था। सब कुछ होने के बावजूद रात शांतिपूर्ण रही थी। न केवल वे अच्छी नींद सोए, बल्कि हर कोई असाधारण रूप से ऊर्जावान महसूस करते हुए जागा, जैसे कि उनके शरीर ताकत से लबालब हों। सूर्योदय तक बोगी नंबर 2 सूचना केंद्र योजना बनाने और संचार के लिए उनका मिलन स्थल बन गई थी। निकलने से पहले राघव ने टीम के सभी प्रमुख सदस्यों को इकट्ठा किया और अगले कदमों पर चर्चा करते हुए फेडरेशन के रेडियो प्रसारणों और उत्तरजीवियों सर्वाइवल्स के फ्रीक्वेंसी अपडेट दोनों की निगरानी की। फेडरेशन रेडियो युनजियांग मैदान क्षेत्र परमा घास के मैदान से एस क्लास ईरी एंटिटी को आधिकारिक तौर पर बायोलॉजिकल एंटिटी नंबर 17 के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान गतिविधि दक्षिण पश्चिम उत्तरजीवी प्रसारण। हम एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। यदि आप अभी भी जीवित हैं तो किसी भी समय हमसे संपर्क करें। हम स्टील गार्डियन एलायंस हैं। हम सभी उत्तरजीवियों को स्वीकार करते हैं, पुरुष, महिलाएं, क्षमता उपयोगकर्ता और सामान्य लोग। साथ मिलकर हम डटे रहेंगे और रसद जुटाएंगे। हम प्रतिदिन 2 बिस्कुट और 100 ग्राम सूखे चूहे के मांस की गारंटी देते हैं, साथ ही सप्ताह में 1 बार डिब्बाबंद भोजन। हम हेंगशान दर्रे, लोंगशान जिला पुलिस मुख्यालय में स्थित हैं और 6 दिनों में फीनिक्स डॉन सेंटर के लिए रवाना होंगे। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अकात्सुकी संगठन केवल क्षमता उपयोगकर्ताओं की भर्ती कर रहा है। एक बार जब आप शामिल हो जाते हैं तो आप जीवन भर के लिए हमारे भाई हैं। मानक वर्दी प्रदान की जाएगी। प्रतिदिन 1 कैन भोजन। यदि आप हम में से एक हैं तो शिबाई झील के पूर्वी तट पर आएं, जिसे लाल मेपल के पेड़ों से चिन्हित किया गया है। फॉर्चून कारवां व्यापार के लिए खुला है। हम प्रदान करते हैं ईरी ब्लड क्रिस्टल, सोल वेव डिटेक्टर, वाटर प्यूरिफायर, हथियार, गोला बारूद, भोजन, दवा, वाहन उपकरण, जनरेटर, गैसोलीन। आपको जो कुछ भी चाहिए वह हमारे पास है। सभी मूल्यवान व्यापारिक वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है। स्थान, वाह, अब क्षमता उपयोगकर्ताओं को भी दिन में केवल 1 कैन भोजन मिल रहा है। क्या भोजन की आपूर्ति वास्तव में इतनी कम है? कीकी ने आश्चर्य से पूछा। वास्तव में? सुमी के चेहरे के भाव जटिल हो गए। यह काफी सामान्य है। यदि आपको प्रतिदिन बिस्कुट और सूखा चूहे का मांस मिल रहा है तो ये पहले से ही एक अच्छा प्रोटीन सेवन है। राघव ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारे पुराने काफिले का क्या? क्या तुम लोग भी हर दिन सूखा चूहे का मांस खाते थे? सुमी ने सिर हिलाया। सूखा चूहे का मांस वास्तव में मांस के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है। हमारे पास छिपकली का मांस, सूखे कीड़े और अन्य जीव भी थे जो अंधेरे से संक्रमित नहीं थे। जब भी हमें वे मिलते, हम उन्हें जमा कर लेते थे। डिब्बाबंद भोजन, कैंड फूड, बेहद कीमती था। हम इसे सप्ताह में केवल 1 बार वितरित करते थे, आमतौर पर घायलों को। भोजन और पानी के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जीवित बचे लोग पहले डिब्बाबंद भोजन के 1 क्रेट के लिए मौत तक लड़ चुके हैं। सुमी ने राघव की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा। इसलिए
कल रात का दावत का माहौल ऐसा लगा जैसे हम किसी स्वर्ग की ट्रेन में हों। अध्याय 213 नीले ग्रह पर भटकते हुए। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, पूनम, कीकी, राज, रजिता और अन्य सभी ने चौंक कर राघव की ओर देखा। यहाँ तक कि राघव भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। इन्फिनिट ट्रेन पर जीवन ने उन्हें बाहरी दुनिया के संघर्षों से कुछ हद तक काट दिया था। भोपाल शहर छोड़ने के बाद से उन्होंने ओएसिस काफिले से संसाधनों का एक विशाल भंडार इकट्ठा किया था, इतना अधिक कि उसे और पूनम को सब कुछ ढोने में आधा घंटा लग गया था। बाद में चौकी पर उन्होंने चिराग की मेहनत से जमा की गई सामग्री पर कब्जा कर लिया। वे दिन में 2 बार भरपेट भोजन कर रहे थे और राघव इसे पहले से ही एक मितव्ययी किफ़ायती जीवन शैली मान रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अन्य उत्तरजीवी सचमुच पेड़ों की छाल चबा रहे हैं और सूखे चूहे खा रहे हैं। वह सुमी की ओर मुड़ा। जब उसने उसका वाटर प्यूरिफायर ठीक किया था तो उसने बदले में डिब्बाबंद भोजन का एक पूरा क्रेट दिया था। उसके लिए वह एक अविश्वसनीय संपत्ति थी, फिर भी उसने उस पर दोबारा विचार तक नहीं किया था। मुझे लगा कि दिन में 2 बार खाना पहले से ही काफ़ी संयमित है। राघव कड़वाहट से हंसा और पूनम की ओर देखा। पता चला कि इन्फिनिट ट्रेन पर जीवन व्यावहारिक रूप से विलासिता लग्जरी है। एक क्लास सबक्रिटिकल रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम और बोर्ड पर मौजूद ईरी क्यूब के साथ उनके पास साफ पानी की असीमित आपूर्ति थी। वे कभी भी नहा भी सकते थे। ट्रेन में बड़े बिस्तर, हीटिंग, मजबूत कवच सुरक्षा और हर भोजन में स्नैक्स के साथ डिब्बाबंद भोजन उपलब्ध था। बाहरी दुनिया की तुलना में ये स्वर्ग था। राघव तो अपने मांस प्रधान आहार को संतुलित करने के लिए कुछ ताजी सब्जियां उगाने के बारे में भी सोच रहा था। धत, अगर यह बात बाहर निकल गई तो हर कोई इस ट्रेन में चढ़ने के लिए मरे जा रहा होगा। रजिता की आंखें फैल गईं। मैं कतई सूखे चूहे नहीं खाना चाहती, लेकिन अगर भूख से मरने की नौबत आ गई तो मुझे लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। राघव ने सिर हिलाया। उसे एक साथ संकट और एक बड़े अवसर का गहरा एहसास हुआ। चिंता मत करो सुमी, राघव तुम्हें कभी सूखे चूहे नहीं खाने देगा। दरअसल मेरे पास एक योजना है। राघव कीकी की ओर मुड़ा। तुम काफ़ी समय से मुझसे कह रही थी कि हमें अन्य उत्तरजीवियों के साथ व्यापार करने के लिए हथियार और मशीनरी का उत्पादन शुरू करना चाहिए। खैर, अब जब हमारे पास एक रेडियो स्टेशन है तो मुझे लगता है कि प्रसारण शुरू करने का समय आ गया है। क्या हम सच में बाहरी दुनिया के लिए प्रसारण करने जा रहे हैं? कीकी ने अपने घुटनों को पकड़ लिया और राघव को घूरने लगी। क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने का डर नहीं है? जब कीकी गंभीर रूप से घायल और बेहोश थी तब राघव ने पागलों की तरह ईरी ब्लड क्रिस्टल की तलाश की थी, लेकिन उसके पास अन्य उत्तरजीवियों से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। उसे ह्यूची शहर में घुसपैठ करने, जाल बिछाने और सिर्फ एक ब्लड क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए ईरी संस्थाओं को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वह जीवन और मृत्यु का जुआ था जिसने उसे लगभग डार्क रेडियो के चंगुल में फंसा दिया था। यदि उसकी मैकेनिकल एबिलिटी न होती तो वह उस ईरी फ्रीक्वेंसी से कभी नहीं बच पाता। अब भी उस बारे में सोचकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। अब वैश्विक उत्तरजीवी पलायन माइग्रेशन के साथ राघव ने इस पर बहुत विचार किया था। उसकी मैकेनिकल एबिलिटी इतनी मूल्यवान थी कि उसे बेकार नहीं छोड़ा जा सकता था। वह विश्वास के साथ कह सकता था कि उसका एक क्लास रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरिफायर अकेले ही 5 लेवल एक ब्लड क्रिस्टल के बराबर था। किसी भी जरूरतमंद उत्तरजीवी के लिए यह एक जबरदस्त सौदा होता। लेकिन एक बेगुनाह आदमी भी खजाना साथ ले जाने के कारण दोषी ठहराया जा सकता है। अपने अविश्वसनीय यांत्रिक कौशल के बावजूद उसकी टीम पहले इतनी छोटी थी कि सशस्त्र उत्तरजीवी समूहों के साथ व्यापार करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। लेकिन अब कीकी, सुमी, राज और प्रोजेश सभी उच्च स्तरीय लड़ाके उसके पक्ष में थे। उनकी मारक क्षमता अकेले ही बड़े पैमाने की ईरी एंटिटी को मार गिराने के लिए पर्याप्त थी। इस तरह की ताकत के साथ यह अपनी क्षमताओं का लाभ उठाने और अधिक संसाधन जुटाने का समय था। अन्यथा एक बार जब वे पहाड़ों, दलदलों और रेगिस्तानों की गहराई में चले गए तो उनके पास रसद खत्म हो सकती थी और उनके पास खाने के लिए सूखे चूहों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हमें सक्रिय होने की ज़रूरत है। प्रसारण केवल व्यापार के बारे में नहीं है, ये प्रभाव हासिल करने के बारे में है। राघव वापस कीकी की ओर मुड़ा। याद है माइक ने हमें इमरजेंसी कोड के बारे में क्या बताया था? एक बार जब हम हिंगशान दर्रे पर पहुंच जाते हैं तो हम संदेश भेजने के लिए उत्तरजीवी फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर सकते हैं। हम फीनिक्स से भी संपर्क कर सकते हैं। परमा घास के मैदान में एस क्लास ईरी एंटिटी अभी भी लापता है। स्थिति का निरीक्षण करने और खतरे से बचने के लिए हमें शायद एक दिन के लिए हिंगशान दर्रे पर रुकना होगा। आप सबका क्या विचार है? पूनम ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ राघव, फैसला तुम्हारा है। सुमी का चेहरा उत्साह से भर गया। बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया।
राघव की मैकेनिकल एबिलिटी के कारण ट्रेन हथियारों और गोला बारूद से पूरी तरह भरी हुई थी। उनके पास लोगों से ज़्यादा बंदूकें थीं। वहीं अन्य उत्तरजीवियों के लिए बंदूकें जीवन और मृत्यु का मामला थीं। जीवन रक्षा सामग्री के बदले आग्नेयास्त्रों का व्यापार करना सबसे समझदारी भरा कदम था। हाँ बिल्कुल, कीकी की आंखें चमक उठीं। तो हमें प्रसारण में वास्तव में क्या कहना चाहिए? इसे लो प्रोफाइल साधारण रखो, राघव ने जवाब दिया। साधारण? हाँ, कीकी शरारत से मुस्कुराए और रेडियो माइक पकड़ लिया। उसने अपना गला साफ किया। अहम टिल्ड नमस्ते सभी को। ये इन्फिनिट काफिला, इन्फिनिट कॉन्वॉय है। हम 3 घंटे में हेंगशान दर्रा रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। हमारे काफिले के पास भरपूर बंदूकें और गोला बारूद है, साथ ही हाई एंड वाटर प्यूरीफायर और उन्नत मशीनरी भी। हम यांत्रिक मरम्मत सेवाएं भी प्रदान करते हैं। हम 1 दिन के लिए रुकेंगे और बदले में सभी प्रकार के भोजन, स्नैक्स, चिप्स, चॉकलेट, ड्रिंक्स और बिस्कुट स्वीकार कर रहे हैं। एक बॉक्स बिस्कुट के लिए 120 राउंड गोला बारूद के साथ एक शिंगहुओ 26 टैक्टिकल राइफल आपकी हो सकती है टिल्ड। पूनम ने भौहें सिकोड़ी। क्या ये बहुत सस्ता नहीं है? ओह छोड़िए भी पूनम मिस, कीकी ने मुंह बनाया। क्या आपने उस फॉर्चून लॉन्गेविटी काफिले के बारे में नहीं सुना? वे भी यांत्रिक उपकरण बेच रहे हैं। अगर हम प्रतिस्पर्धी कीमतें नहीं रखेंगे तो हमें बिजनेस कैसे मिलेगा? सुमी भी चौंक गई। मुझे लगता है कि पूनम मिस का मतलब है कि अगर यह बहुत सस्ता हुआ तो क्या लोग संदेह नहीं करेंगे? एक बॉक्स बिस्कुट के बदले में एक फुल ऑटो राइफल और 120 गोलियों का आदान प्रदान करना हास्यास्पद रूप से उदार था, इतना अच्छा कि विश्वास करना मुश्किल था। क्या होगा अगर लोगों ने सोचा कि वे एक घुमंतु डाकू समूह हैं जो धोखाधड़ी कर रहे हैं? ठीक है, राघव मुस्कुराया, सुमी की चिंता को समझते हुए। ये राइफलें बनाना आसान है। एक बॉक्स बिस्कुट के बदले में एक देना पहले से ही एक अच्छा सौदा है। डिब्बाबंद भोजन के एक क्रेट के बदले 2। पूरी तरह से उचित। उत्तरजीवियों का जीवन पहले से ही बहुत कठिन है। बंदूकें जीवन रक्षक उपकरण हैं, चूंकि मैं इनका निर्माण कर सकता हूं, इसलिए इस पर लोगों का शोषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुमी एक पल के लिए ठिठक गई। फिर राघव की ओर देखते हुए उसकी आंखें प्रशंसा और गर्मजोशी से भर गईं। कीकी हंसी। और बस इंतजार करो, एक बार जब हमारा नाम फैल जाएगा तो उत्तरजीवी राघव को मसीहा कहेंगे। यहाँ तक कि सिल्वर स्टार और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 भी अब हमें पहचानते हैं। जल्द ही हम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। राघव खड़ा हुआ और कीकी के माथे पर उंगली से प्रहार किया। ये 2069 है, अंतरिक्ष में भटकने की कल्पना करना बंद करो। आउच, राघव, क्या तुम वही नहीं थे जो सितारों तक पहुंचने की बात कर रहे थे? समूह हंस पड़ा, तभी क्षितिज पर भोर की पहली किरण दिखाई दी। ठीक है, अब चलने का समय है। अध्याय 214, सटीक गन माउंट। दहाड़, इन्फिनिट ट्रेन का इलेक्ट्रिक इंजन गूंज उठा। रात भर रुकने के बाद भारी भरकम ट्रेन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और हर बोगी में चालक दल के सदस्य व्यस्त हो गए। कंट्रोल केबिन में बैठे राघव ने ट्रेन के अलग अलग हिस्सों के संचालन की निगरानी की। बोगी 8 से 12 और मिथुन जेमिनाई न्यूक्लियर लोकोमोटिव सब चेक कर लिया है, कोई समस्या नहीं, सुमी की आवाज़ कम्युनिकेटर पर गूंजी। बोगी 6 और 7 डाइनिंग सेक्शन सब साफ है, पूनम ने तुरंत रिपोर्ट दी। राघव गे, बोगी 5 और डायरेक्टर अलका का सेक्शन, बोगी 3 और 4 यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, राज ने पुष्टि की। बोगी 2 भी एकदम ठीक है, रजिता ने उत्साह से जोड़ा। राघव ने कम्युनिकेटर उठाया। कीकी, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर नज़र रखो कि कोई उत्तरजीवी प्रसारण सर्वाइवर ब्रॉडकास्ट तो नहीं आ रहा है। हेंगशान दर्रे के पास काफ़ी टीमें हो सकती हैं। समझ गई टिल्ड। एक नई सुबह। शू शू, इन्फिनिट ट्रेन आरजी मुख्य रेल पर जंगल को चीरती हुई तेजी से दौड़ रही थी। सुबह के 6:30 बजे क्षितिज पर भोर की पहली किरण फूटी। खिड़कियों के बाहर जो कभी अंधेरा और डरावना जंगल था, वह भरे भरे मैदानों में बदल गया था। ट्रेन के आगे अंतहीन खेत और पहाड़ियां जहां तक नजर जाए फैली हुई थीं, जो सुबह की कोमल रोशनी में नहाई हुई थीं। हवा में एक ताजगी भरी ठंडक थी, बिल्कुल वसंत की सुबह की तरह। इतने समय तक भागने के बाद मैं लगभग भूल ही गई थी कि ये दुनिया अभी भी कितनी सुंदर है। अगर उन राक्षसों की बात न करें तो दुनिया हमेशा से सुंदर रही है। राघव ने बाहर के नज़ारे को देखा, उसकी आवाज़ में पुरानी यादों की झलक थी। मैं कभी अंतरिक्ष में नहीं भागना चाहता था, मैं बस ढलते सूरज से आगे निकलना चाहता था। मैं जानती हूँ। पूनम ने नेविगेशन चार्ट की ओर इशारा किया। हम लगभग 3 घंटे में हेंगशान दर्रे हेंगशन पास पहुँच जाएंगे। क्या तुम थोड़ा आराम करना चाहते हो? राघव ने सिर हिलाया। रिया के साथ रात भर काम करने के बावजूद हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम ने उसकी सहनशक्ति और मानसिक स्पष्टता को फिर से भर दिया था, जिससे वह आश्चर्यजनक रूप से तरोताजा महसूस कर रहा था। प्रसारण जा चुका है, लोग जल्द ही हमें नोटिस करना शुरू कर देंगे।
राघव की नज़रें आगे की रेल पटरी पर टिक गईं। सिल्वर स्टार और ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 निश्चित रूप से हमसे पहले हिंगशान दर्रे से गुजरे होंगे, लेकिन परमा घास के मैदान में उस एस क्लास ईरी एंटिटी के प्रकोप के कारण उन्होंने रास्ता बदल दिया होगा। इस समय कयामत की ट्रेनें अब उतनी दुर्लभ नहीं रही हैं। पूनम की बातों का उद्देश्य राघव की चिंताओं को कम करना था। हमें कम से कम एक दिन हिंगशान दर्रे पर रुकना होगा। फीनिक्स से जवाब का इंतजार करने के अलावा हमें परमा घास के मैदान की स्थिति का आकलन करने की भी ज़रूरत है। अगर खतरा वेई नदी के पास फैलता है तो हमें उत्तर की ओर जिलान का रास्ता लेना होगा, वरना हम पूर्व की ओर बढ़ना जारी रखेंगे। राघव ने रणनीति समझाई। पूनम ने सिर हिलाया। हिंगशान दर्रे से करीब 20 किलोमीटर दूर एक बड़ा शहर है, व्यापार और रसद के लिए वह अच्छी जगह हो सकती है। राघव धीरे से हंसा। सिर्फ व्यापार से काम नहीं चलेगा। उसकी आंखें दूर क्षितिज को स्कैन कर रही थीं। अब हमारे पास बहुत से लोग हैं और बाहर उजाला है। हमें संसाधन जुटाने और टोल लेने के लिए टीमों में बंटना होगा, वरना क्या हम सब बस ट्रेन में बैठकर खाना खाएंगे? सही बात है। पूनम मुस्कुराई और फिर राघव की ओर देखा। मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं भी जाना चाहती हूँ। इतनी जल्दी नहीं, राघव ने दृढ़ता से जवाब दिया। सुमी और अन्य लोग अत्यधिक सक्षम लड़ाके हैं। बेशक तुमने सुधार किया है, लेकिन तुम एक स्नाइपर हो, न कि कोई सफाईकर्मी स्कैवेंजर। पहले मुझे तुम्हारे लिए एक पावर्ड एक्सोसूट बनाने दो, तब मैं ज़्यादा चैन से रहूँगा। राघव जानता था कि पूनम की क्षमताएं धारणा परसेप्शन के मामले में विकसित हुई थीं, लेकिन उसकी गति, ताकत और युद्ध कौशल में अभी भी कमी थी। एक स्नाइपर के रूप में वह अमूल्य थी, खासकर जब वह ट्रेन पर सुरक्षित हो, लेकिन उसे ज़ोंबी के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में झोंकना, वह एक अलग बात थी। दृष्टिकोण में बदलाव। क्या तुम्हें डर है कि मैं मर जाऊंगी? पूनम के अचानक कहे गए शब्दों ने राघव को चौंका दिया। उसने अपनी नज़रें नीची रखी, उसकी आंखों से बचते हुए। उसे याद आया जब वह पहली बार ट्रेन में आई थी, तब राघव बहुत ठंडा और व्यवहारिक था। हर किसी को रसद ढूंढनी होगी, पुरुष हो या महिला, कोई अपवाद नहीं। उस समय उसका स्वर एक भावनाहीन कमांडर जैसा था, लेकिन अब वह अलग लग रहा था। उसे उसकी परवाह थी। राघव एक पल के लिए चुप रहा, उसके विचार भटकने लगे। भोपाल शहर में वह अकेला था। अगर कोई मर भी जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका एकमात्र लक्ष्य जीवित रहना था। ट्रेन में मौजूद हर व्यक्ति को अपना भार खुद उठाना था, योगदान देना था और आदेशों का पालन करना था। लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि वह लोगों के साथ शतरंज की गोटियों की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। पहले उसने मृत्यु को एक अपरिहार्य सत्य के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन उस दिन जब उन्होंने मधुगिरी छोड़ी थी और सुमी का बिगफुट काफिला अभी अभी शामिल हुआ था, नोएल का पूरा परिवार मारा गया था। राघव उन्हें मुश्किल से जानता था। उन्होंने शायद ही कभी बात की थी। उसने टीम की रक्षा के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, और किसी ने उसे दोष नहीं दिया। लेकिन पहली बार उसे अपराधबोध, गिल्ट महसूस हुआ, क्योंकि तब तक वे उसके लोग थे और वह जानता था वह बेहतर चुनाव कर सकता था। उस पल ने उसे बदल दिया था। वह जानता था कि और भी मौतें अपरिहार्य हैं, लेकिन अब वह अपने लोगों की रक्षा करने और उनके बचने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए दृढ़ था। और पूनम, वह उसकी अपनी थी। वे साथ में जीवन और मृत्यु से गुजरे थे। वह अब उसे केवल एक मूल्यवान चालक दल सदस्य के रूप में नहीं देख सकता था। मैं तुम्हारे लिए एक पावर्ड एक्सोसूट बनाऊंगा, जो विशेष रूप से तुम्हारी स्नाइपिंग भूमिका के लिए होगा। राघव का दिमाग पहले से ही काम कर रहा था। यदि वह उसकी गति और ताकत बढ़ाने के लिए एक हल्का एक्सोसूट बना सके, तो वह बिना किसी प्रयास के एक भारी स्नाइपर राइफल चला सकेगी। इंटेलिजेंट टारगेटिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक स्नाइपर मॉड्यूल के साथ वह एक अजेय निशानेबाज बन सकती थी, द लाइटनिंग स्नाइपर गॉडेस। और यह सिर्फ उसके लिए नहीं था कि रजिता, राज, सुमी, प्रोजेश, चिराग, नीतू, रिया, उनमें से प्रत्येक को विशेष गियर की आवश्यकता थी। इन्फिनिट ट्रेन की मारक क्षमता मेरी मारक क्षमता है। टीम को मजबूत करने का मतलब है खुद को मजबूत करना। प्रलय अपोकलिप्स में अकेले जीवित रहना आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था। बेशक मुझे डर है कि तुम मर जाओगी। राघव अचानक हंसा, खड़ा हुआ और पूनम की नज़रों से नज़रें मिलाईं। तुम मेरी पूनम टीचर हो। उसने जानबूझकर मेरी शब्द पर जोर दिया। फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना वह हथियारों का उत्पादन शुरू करने के लिए पीछे की बोगियों की ओर चल दिया। उसे जाते हुए देखते हुए पूनम टीचर ने अपनी नज़रें वापस सामने की अंतहीन पटरियों पर टिका दीं। उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। वह खुश थी। शू, इन्फिनिट ट्रेन पटरियों पर तेजी से दौड़ रही थी। पूनम टीचर ने ड्राइविंग की जिम्मेदारी संभाली, जबकि राघव G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल कैनन बनाने की तैयारी के लिए बोगी नंबर 2 में दाखिल हुआ। युद्ध की तैयारी का समय आ गया था। इन्फिनिट ट्रेन सफ़र जारी है। राघव ने पूनम को कंट्रोल केबिन का प्रभारी बनाया और बोगी नंबर 2 अपनी वर्कशॉप में प्रवेश किया।
यहाँ वह G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल कैनन बनाने की तैयारी कर रहा था। यह हथियार 1130 CIWS से भी बड़ा था, लेकिन उसके पास एक योजना थी, प्रोजेक्ट को 2 चरणों में बांटना। पहला, तोप का फ्रेम और बुर्ज टरट बेस बनाना। बाद में एनर्जी कैपेसिटर और एक्सीलरेटर स्थापित करना। यह एक नपातुला जोखिम था। तोप अभी काम नहीं करेगी, लेकिन यह संभावित खतरों को डराने के लिए काफ़ी खतरनाक दिखेगी। जैसे ही ट्रेन हिंगशान दर्रे के पास पहुंच रही थी, अन्य काफिले, भाड़े के सैनिकों या लुटेरों से टकराने की उच्च संभावना थी। राघव का असावधान रहने का कोई इरादा नहीं था। एक रणनीतिक झांसा। कीकी अपनी कुर्सी पर बैठकर देख रही थी कि राघव ने मुख्य बुर्ज की जगह खाली कर दी है और वायरिंग कंपार्टमेंट की वेल्डिंग शुरू कर दी है। हम शहर पहुंचने वाले हैं। तुम्हें लगता है कि तुम समय पर इसे पूरा कर लोगे? नहीं, राघव ने ऊपर देखा भी नहीं। उसके वर्तमान मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्तर पर पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल कैनन को पूरा करने में कम से कम 7-8 घंटे लगेंगे। लेकिन हिंगशान दर्रा 3 घंटे से भी कम की दूरी पर था। समय पर्याप्त नहीं था। तो अगर तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो शुरू ही क्यों करना? अगर शहर में कुछ हो गया तो? कीकी ने हाथ बांधकर सवाल किया। राघव मुस्कुराया और ट्रेन की छत की ओर इशारा किया। मुझे इसके अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका दिखना ही काफ़ी है। हाँ, कीकी ने अपनी आंखें झपकाईं। मैं पहले बुर्ज का फ्रेम और तोप की हाउसिंग सेट कर रहा हूँ। आंतरिक एक्सीलरेटर और एनर्जी कैपेसिटर बाद में जोड़े जा सकते हैं। रुको, तो तुम मूल रूप से एक खाली खोल बना रहे हो? कीकी की आंखें फैल गईं, फिर उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वाह राघव गे, तुम इतने चालाक कब से हो गए? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि हमें अपना नाम बनाने की ज़रूरत है? चूंकि हमने अपनी मौजूदगी का प्रसारण कर दिया है, इसलिए संभावना है कि डाकू काफिले हमारे पीछे आ सकते हैं। एक 1130 CIWS उन्हें डराने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर हमें व्यापार करना है तो हमें मेहमानों के लिए अच्छी शराब और भेड़ियों के लिए भरी हुई बंदूकें रखनी होंगी। ये सिर्फ एक झांसा नहीं था, ये ताकत का प्रदर्शन था। सिल्वर स्टार, ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 और अन्य मेगा ट्रेनों में कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपें और भारी सुरक्षा थी। इसके विपरीत इन्फिनिट ट्रेन में हथियार बहुत कम थे, जो इसे लुटेरों के लिए एक आसान निशाना बनाते थे। लेकिन अगर वे हिंगशान दर्रे में एक विशाल रेल तोप के साथ दाखिल होते तो लोग कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अध्याय 215, धमाकेदार व्यापार। दाजू पर्वत श्रृंखला को पार कर युंजियांग के मैदानों में प्रवेश करने के बाद हिंगशान दर्रा पहला प्रमुख परिवहन केंद्र था। अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति के कारण यह मधुगिरी से कहीं अधिक विशाल था। उत्तर की ओर जाने पर एबिस जोन 4 और 5 से होते हुए अदामपुर इंद्वारा पहुंचा जा सकता था, जबकि दक्षिण मार्ग लांगचेंग और हेदोंग की ओर जाता था। सीधे पूर्व की ओर जाने वाली पटरी ऑर्बिटल मेन रेल से जुड़ती थी, जो परमाह घास के मैदानों और वेई नदी को पार करते हुए सीधे हरिपुर और सिंगुर शहर तक जाती थी, जो कभी ड्रैगन राष्ट्र की राजधानी थी और अब फेडरेशन द्वारा डॉन सिटी, भोर का शहर कहलाती थी। चमकीले आसमान के नीचे ट्रेन असीम मैदानों में दौड़ रही थी। पटरियों के किनारे कुछ सूखे और सड़े हुए ज़ोंबी, जो अब बिल्कुल भी ताज़ा नहीं बचे थे, ट्रेन की आवाज़ से आकर्षित होकर पटरियों की ओर लड़खड़ा रहे थे। जैसे जैसे वे शहर के करीब पहुंचे, इमारतों की संख्या बढ़ने लगी। कीकी ड्रोन के जरिए इलाके का सर्वेक्षण करने में व्यस्त थी। अन्य बोगियों में सुमी, राज और बाकी लोग तैयारी कर रहे थे। शहर के भीतर और भी अधिक ज़ोंबी और अज्ञात खतरों की संभावना थी, इसलिए पूरा चालक दल युद्ध के लिए तैयार था। शहरी क्षेत्र के भीतर ऊंची इमारतें एक कंक्रीट के जंगल की तरह खड़ी थीं। सूरज की रोशनी में भी शहर उजाड़ दिख रहा था। काली बारिश अभी तक युंजियांग के मैदानों तक नहीं पहुंची थी, लेकिन सड़कें बहुत पहले ही वीरान हो चुकी थीं। नीची इमारतों पर बैलें चढ़ गई थीं और लावारिस कारों के बीच अब जंगली जानवर दौड़ रहे थे। फटे पुराने कपड़ों में ज़ोंबी बिना किसी मकसद के इधर उधर भटक रहे थे। पटरियों के कंपन को सुनकर उनके कराहने की आवाज़ें गूंज रही थीं। इन्फिनिट ट्रेन के सदस्य खिड़कियों से इस अपरिचित शहर को देख रहे थे। सिंगुर शहर के विपरीत, जो ज़ोंबी से पूरी तरह भरा हुआ था, हिंगशान दर्रा एक शरणार्थी मार्ग पर स्थित एक साधारण शहर जैसा लग रहा था। इसने राघव को भोपाल शहर की याद दिला दी। यहाँ ज्यादा लोग नहीं दिख रहे, कीकी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। क्या तुम छतों पर उत्तरजीवियों को धूप सेंकते हुए देखने की उम्मीद कर रही थीं? राघव ने जवाब दिया। कीकी ने आलस से अंगड़ाई ली। सच कहूं तो इतने समय तक अंधेरे में भागने के बाद यह मौसम धूप सेंकने के लिए एकदम सही लग रहा है। राघव ने कोई टिप्पणी नहीं की और खड़ा हो गया। हम हिंगशान दर्रा स्टेशन के करीब हैं। तैयार हो जाओ। छुक छुक। हिंगशान दर्रा रेलवे स्टेशन शहर के भीतर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना था, जो इसे एक प्राकृतिक सुरक्षित आश्रय बनाता था। हालांकि ये भी पतन का शिकार हो चुका था। अजीब बात यह थी कि वहां एक भी ज़ोंबी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहले ही उनकी सफाई कर दी हो। भारी काली ट्रेन शहर की ऊंची पटरियों पर दौड़ती हुई एक बड़े यात्री स्टेशन की ओर बढ़ी।
राघव कंट्रोल केबिन में गया और तुरंत सतर्क हो गया। स्टेशन के भीतर कई उत्तरजीवी वाहन खड़े थे और एक भारी हथियारों से लैस हरे रंग की डूम्सडे ट्रेन, जो थोड़ी जर्जर थी लेकिन चल रही थी, वहां मौजूद थी। उस ट्रेन में कई गन पोर्ट और अतिरिक्त कवच लगे थे। हालांकि वह पेशेवर रूप से डिज़ाइन नहीं की गई थी, लेकिन काफ़ी मजबूत लग रही थी। उसका इंजन एक छोटे परमाणु इंजन वाली आरजी माइनिंग सीरीज का था, जो इन्फिनिट ट्रेन के मिथुन 11R इंजन से बहुत कमज़ोर था, लेकिन फिर भी प्रभावशाली था। राघव की नज़रें स्टेशन और वहां मौजूद लोगों पर टिकी थीं। स्टेशन में प्रवेश करने से पहले ही उसे ऊंचाइयों से रोशनी की चमक दिखाई दी। गौर से देखने पर उसे लोहे के ढांचों पर खड़े लोग दूरबीन से उन्हें देखते हुए नजर आए। यहाँ बहुत लोग हैं। क्या ये काफिले परमा घास के मैदान में ईरी एंटिटी के कारण यहाँ फंसे हुए हैं? अपनी तेज नज़रों वाली पूनम टीचर ने तुरंत स्टेशन के अंदरूनी हिस्से को देख लिया। मोटरसाइकिल, जीप और वैन जैसे कई वाहन वहां खड़े थे और उत्तरजीवी छोटे समूहों में इकट्ठा थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। राघव मुस्कुराया। इसे दूसरे नजरिए से देखो, शायद वे सब हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इन्फिनिट ट्रेन अंदर पहुंची, अनगिनत आंखें प्लेटफॉर्म की ओर मुड़ गईं। उस हरी डूम्सडे ट्रेन पर लगी मशीन गनें उनकी ओर घूमने लगीं, जैसे वे उनके आने पर अलर्ट हों। वे आ गए। यही वह ट्रेन होनी चाहिए। क्या यही इन्फिनिट ट्रेन है? सब लोग सावधान रहो। अगर सौदा बहुत अच्छा लग रहा है तो इसमें कोई चाल भी हो सकती है। उत्तरजीवी सावधानी से वाहनों के पीछे छिप गए। जीवित रहने के लंबे संघर्ष ने उन्हें बेहद सतर्क बना दिया था। राघव ने फुसफुसाहट सुनी और हैरान रह गया। हाँ, उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक रेडियो प्रसारण इतने सारे काफिलों को खींच लाएगा। जाहिर है, एक बिस्कुट के डिब्बे के बदले एक राइफल और 120 गोलियां, एक ऐसा सौदा था जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। राघव के लिए ये घाटा नहीं था, उसके पास हथियारों का बड़ा भंडार था और वह खुद भी उन्हें बना सकता था। छुक छुक, इन्फिनिट ट्रेन मुख्य प्लेटफॉर्म पर रुकी। राघव खिड़की की ओर मुड़ा। सतर्क रहना, इनमें से कुछ काफिले यहाँ स्थायी रूप से जमे हुए लग रहे हैं, जबकि अन्य सिर्फ व्यापार के लिए आए हैं, पूनम टीचर ने चेतावनी दी। राघव ने सिर हिलाया। इसका मतलब है हमारा प्रसारण काम कर गया। डरने की जरूरत नहीं है। गठबंधन बनाने की दिशा में यह एक जरूरी कदम है। राघव ने ट्रेन की खिड़की नीचे की और आत्मविश्वास के साथ बोला, हम इन्फिनिट काफिला हैं। क्या आप सब व्यापार के लिए यहाँ आए हैं? टोपी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। तुम्हारे पास कितनी बंदूकें हैं? कितना गोला बारूद? क्या हम बिस्कुट के अलावा किसी और चीज़ के बदले सौदा कर सकते हैं? तो क्या वाकई एक डिब्बा बिस्कुट के बदले एक राइफल मिल रही है? हरी ट्रेन का केबिन विंडो खुला और एक चालाक दिखने वाला मोटा आदमी बाहर झांका। हमें ठगने की कोशिश मत करना। यहाँ इतने सारे लोग हैं, अपनी बात को साबित करने के लिए माल दिखाओ। राघव हंसा। शांत हो जाए। हमारे पास बहुत हथियार हैं। हम मुख्य रूप से रसद, भोजन, दवा या ईरी ब्लड क्रिस्टल की तलाश में हैं। ये सुनकर कुछ उत्तरजीवी उत्सुकता से आगे बढ़े। एक महिला ने पूछा, तुम लोग मशीनें ठीक करते हो, है ना? तुम क्या क्या रिपेयर कर सकते हो? राघव ने हाथ उठाकर शोर शांत किया। मरम्मत के लिए सामान यहाँ लाना होगा। वाटर प्यूरिफायर के लिए हमारे पास लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मानक उपलब्ध हैं। और हाँ, हम सिंगुर शहर नहीं जा रहे हैं। राघव ने ट्रेन का दरवाज़ा खोला और प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। उसी समय बोगी नंबर 5 का ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुला और राज, चिराग और बाकी लोग हथियारों के बक्से उतारने लगे। जैसे ही राज पूरी तरह हथियारों से लैस होकर बाहर निकला, जिसकी पीठ पर एक रोवर के 23 इलेक्ट्रिक गैटलिंग गन बंधी थी, उत्तरजीवी दंग रह गए। उस हरी ट्रेन का मालिक काओहोन, नाइटशेड कॉन्वॉय का नेता, ये नज़ारा देख हैरान था। उसने तुरंत अपने आदमियों को नीचे जाने का इशारा किया। राघव ने एक हथियार के बक्से पर पैर रखते हुए घोषणा की, स्वचालित राइफलें, ग्रेनेड लॉन्चर, लाइट मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, हमारे पास सब कुछ है। वही सौदा जो रेडियो पर बताया था, एक डिब्बा बिस्कुट या आधा डिब्बा डिब्बाबंद भोजन के बदले एक राइफल और 120 गोलियां। ये कीमतें इतनी कम थीं कि कोई भी उन्हें खरीदने के लिए दौड़ पड़ता। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उत्तरजीवियों की भीड़ लग गई। मेरे पास डिब्बाबंद भोजन और बिस्कुट हैं। हमारे काफिले को बहुत सारे हथियार चाहिए। धड़ाम, एक आदमी ने अपनी वैन खोली, जिसमें रसद के बड़े बक्से थे, डिब्बाबंद भोजन, बिस्कुट, छिपकली का सूखा मांस और यहाँ तक कि कॉकरोच के पेस्ट का एक बड़ा जार। हम ऑटो कैनन और लाइट मशीन गन लेंगे। क्या मतलब, हम लेंगे? काओहोंग अपनी भीड़ के साथ आगे बढ़ा। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे मिलेगा, है ना? मैं 3 क्रेट देता हूँ। हाँ, मैं 4 देता हूँ। और साथ में कॉकरोच के तेल की एक बोतल भी सीक्रेट रेसिपी है। हम उसके ऊपर 2 बैग भुने हुए बदबूदार कीड़ों, स्टिंकबग के चिप्स देंगे। राघव के पीछे खड़ी कीकी और रजिता, जो ये देखने के लिए उत्साहित थीं कि उन्हें खाने के लिए क्या क्या मिलेगा, कॉकरोच के तेल और कीड़ों के चिप्स का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया।
उन्हें लगभग उल्टी आने ही वाली थी। सुमी और बाकी सबके चेहरे पर भी घृणा के भाव थे। वे उत्तरजीविता के भोजन से अनजान नहीं थे, लेकिन इन्फिनिट ट्रेन के शानदार खाने ने उन्हें बिगाड़ दिया था। अध्याय 216 कयामत का एकाधिकार। रुकिए। प्लेटफॉर्म पर भीड़ के बीच तीखी बहस छिड़ गई थी, हर कोई अपनी राय रख रहा था। इस अभूतपूर्व सस्ते सौदे ने उन्हें आपस में भिड़ने और एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही बहस अपने चरम पर पहुंची, राघव ने सीधे तौर पर सबको रुकने का आदेश दिया। उस पल सब खामोश हो गए। बीच में खड़े होकर राघव ने चारों ओर नजर दौड़ाए और ऊंची आवाज में कहा, स्टॉक सिर्फ यहाँ रखे माल तक सीमित नहीं है। हमारे पास ट्रेन में और भी बहुत कुछ है, इसलिए आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। हम सब बस जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। राघव यहाँ कोई नीलामी चलाने नहीं आया था, और ये सब साधारण उत्तरजीवी थे। उनसे अतिरिक्त मुनाफा वसूलने का उसका कोई इरादा नहीं था। ये सारी सुविधाएं उसके मैकेनिकल हॉर्ट की वजह से थीं, और वह कोई एक बार का सौदा नहीं देख रहा था। जितना उसने इस बारे में सोचा, उसे उतना ही लगा कि कीकी का विचार समय से आगे था। यदि इन्फिनिट ट्रेन अपनी साख बना लेती है, तो वे भविष्य में हथियारों और संसाधनों के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो सकते हैं। सच में। काओहोंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और राघव के सामने रखे हथियारों के बक्सों को देखा, फिर अपनी नज़र पीछे खड़ी ट्रेन की ओर घुमाई। इन्फिनिट ट्रेन एक अलग ही स्तर पर थी। उसका पूरा ढांचा भारी कवच से ढका हुआ था, जो सैकड़ों मीटर लंबा था और जिसमें 1 दर्जन से अधिक बोगियां थीं। यह उसकी नाइटशेड से कई गुना बड़ी थी। वह पहले तो अकड़ दिखाना चाहता था, लेकिन तुरंत समझदारी दिखाते हुए चुप रहा। क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? राघव ने उसे एक नज़र देखा और फिर पहले वाले अधेड़ उम्र के आदमी की ओर मुड़ा। तुम वाहन पर लगने वाली ऑटो कैनन और वह लाइट मशीन गन ले सकते हो। मेरे पास 1 से अधिक सेट हैं, लेकिन मैं बदले में केवल डिब्बाबंद भोजन या बिस्कुट ही स्वीकार करूंगा। कोई बात नहीं। काओहोंग तुरंत सहमत हो गया और अपनी एक महिला अधीनस्थ को इशारा किया। जल्दी करो, बंदूकों के बदले व्यापार के लिए माल लाओ। नाइटशेड की महिला सदस्य तुरंत सक्रिय हो गईं। उनमें से एक समूह अपनी हरी ट्रेन की रसद बोगी खोलने के लिए दौड़ा। जैसे ही दरवाजे खनखनाहट के साथ खुले, अंदर करीने से रखी हुई उत्तरजीविता सामग्री दिखाई दी। राघव ने गौर किया कि माल के बीच सैन्य शैली की पैकिंग वाले डिब्बाबंद भोजन के दर्जनों डिब्बे थे। तुम्हें सेना का राशन कहाँ से मिला? राघव ने पूछा। ओह, ये सौरभ, अधेड़ उम्र के आदमी ने सहजता से जवाब दिया, हमने इन्हें फॉर्चून लॉन्जेविटी काफिले से खरीदा है। यहाँ के ज़्यादातर उत्तरजीवी उन्हीं के साथ व्यापार करते हैं, लेकिन उनकी कीमतें तुम्हारी तुलना में थोड़ी अधिक हैं। कितनी अधिक? कीकी की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। ज़्यादा नहीं, उनके पास बहुत सारा सामान है, व्यावहारिक रूप से वह सब कुछ जो आपको चाहिए। काओहोंग ने गंभीर स्वर में जोड़ा, लेकिन हथियार और गोला बारूद हमेशा महंगे रहे हैं। इसीलिए तुम्हारा रेडियो प्रसारण सुनने के बाद इतने सारे लोग यहाँ दौड़े चले आए। सौरभ ने एक ऑटोमेटिक राइफल उठाई और संतुष्टि से सिर हिलाया। ये बंदूक बहुत अच्छी स्थिति में है। पहले तो मुझे लगा कि तुम लोग कोई घोटाला कर रहे हो। हर बंदूक की मौके पर ही जांच की जा सकती है, राघव ने घोषणा की। पूनम टीचर, योजना के अनुसार विनिमय एक्सचेंज शुरू करें। समझ गई। पूनम टीचर ने सिर हिलाया और भीड़ की ओर मुड़ी। जो कोई भी बंदूकें खरीदना चाहता है, मेरे पास आए। मैं एक एक करके आपका पंजीकरण करूंगी। प्रतिद्वंद्वी का आगमन। भनभनाहट। इंजनों की अचानक गर्जना ने हलचल भरे माहौल को चीर दिया। प्लेटफॉर्म के बाहर छलावरण कैमफ्लाज पेंट वाली 1 दर्जन ऑफ रोड गाड़ियां और एक बड़ा मालवाहक ट्रक कटीले तारों वाले गेट को तोड़ते हुए स्टेशन के अंदर घुस आए। खटाक खटाक, दर्जनों हथियारों से लैस लोग एक साथ बाहर कूदे। सबसे आगे वाली बख्तरबंद गाड़ी से 2 लोग बाहर निकले। पहला व्यक्ति एक गठा हुआ आदमी था, जिसने गहरे लाल रंग के सूट के नीचे चेकदार शर्ट पहनी थी। उसका चेहरा बड़े आकार के चश्मे से ढका था। उसके हाव भाव अहंकारी थे। दूसरी एक महिला थी, लंबी, लगभग 1.8 मीटर, जिसके लाल रंग के छोटे बाल थे। उसके तीखे नैन नक्श और मस्कुलर शरीर से ताकत झलक रही थी। सबसे चौंकाने वाला उसका दाहिना हाथ था, चांदी जैसे काले रंग का एक विशाल हथियार नुमा कृत्रिम अंग प्रोस्थेटिक लिम्ब। अरे अरे अरे, तुम लोग ही रेडियो वाले हो ना, जो एक डिब्बे बिस्कुट के बदले बंदूक दे रहे हो? उस आदमी की नज़र राघव पर टिक गई। हाँ, दुश्मनी को भांपते हुए राघव का चेहरा ठंडा पड़ गया। तो तुम इस काफिले के बॉस हो, वही समझो। अगर तुम यहाँ कुछ खरीदने आए हो, तो लाइन में लग जाओ। कीकी ने हाथ बांध लिए और राघव के बगल में खड़ी हो गई। खरीदने आया हूँ? वह अहंकारी आदमी उपहास से हंसा। बच्ची, क्या तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? पीछे से सौरभ फुसफुसाया, ये फॉर्चून लॉन्गेविटी काफिला है। हम में से ज्यादातर ने इन्हीं के साथ व्यापार किया है। ये सुनकर काओहोंग की हेकड़ी तुरंत गायब हो गई और उसने अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया।
जाहिर है, इन्फिनिट ट्रेन की कम कीमतों ने एक बड़े खिलाड़ी को नाराज कर दिया था। राघव और पूनम टीचर ने एक दूसरे को देखा, वे एक प्रतिद्वंद्वी से मिल चुके थे। कभी फॉर्चून लॉन्गेविटी काफिले के बारे में सुना है? क्या तुम्हें नियम भी पता हैं? चश्मा पहने हुए आदमी मुस्कुराया। इतनी कम कीमतें रखकर तुम कयामत के बाजार को बर्बाद कर रहे हो। तो क्या हुआ, क्या हम कीमतें बढ़ाकर बेचने के लिए मजबूर हैं? पूनम टीचर हाथ बांधकर आगे बढ़ीं। वह आदमी चिढ़ा, आज तुम एक डिब्बे बिस्कुट के लिए राइफल बेच रहे हो, कल मैं अपनी बंदूकें कैसे बेचूंगा? मेरे भाई अपना पेट कैसे पालेंगे? राघव ने पूनम के कंधे पर हाथ रखा। तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी कीमतों की सार्वजनिक घोषणा तुम्हारे बाजार को खराब कर रही है? बिल्कुल, और अगर हम नहीं रुके तो क्या होगा? कीकी ने एक कदम आगे बढ़ाया। खटाक, जवाब में उस आदमी के पीछे खड़े हथियारबंद लड़ाकों ने अपनी राइफलें तान दीं। उसके बगल में खड़ी लाल बालों वाली महिला ने धीरे से अपनी यांत्रिक दाहिनी मुट्ठी भींची। उसके कृत्रिम हाथ के मोटर से धीमी आवाज आए, नहीं नहीं नहीं। अचानक उस चश्मे वाले आदमी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। मैं एक व्यापारी हूं, डाकू नहीं। धड़ाक, मालवाहक ट्रक के पीछे के दरवाजे खुले, जिससे रसद के ढेर दिखाई दिए, भोजन, चिकित्सा किट, ईंधन और गोला बारूद। प्रचुरता देख कोई भी दंग रह जाता। वह आदमी राघव की ओर मुड़ा, उसकी आवाज में अहंकार था। तुमने कीमत तय की है ना? तो सुनो, मैं तुम्हारा सारा स्टॉक खरीद लूंगा, तुम्हारे पास जितनी भी बंदूकें हैं, तुम्हारी ही दर पर। उसके बाद तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहां से दफा हो जाओ। ये केवल एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वह खुलेआम पूरे हथियार व्यापार पर एकाधिकार करने की कोशिश कर रहा था। राघव को लगभग हंसी आ गई। तो तुम यहाँ थोक में खरीदने आए हो? और क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किसके साथ व्यापार कर रहा हूँ? चश्मे वाले आदमी ने दांत दिखाए। साधारण है, मेरे काफिले का नाम ही मेरा नाम है। मुझे फॉर्चून लॉन्गेविटी बुलाओ। राघव ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा उपनाम फॉर्चून है? इससे पहले कि वह आदमी जवाब दे पाता, रजिता ने राघव के पीछे से झांका। रुको, तुम्हारा उपनाम वाकई फॉर्चून है? ये तो दुर्लभ है। उस आदमी का चेहरा सख्त हो गया। मेरे नाम के बारे में अपनी नाक घुसाना बंद करो। रजिता ने अपना सिर झुकाया। पर यह तो बहुत अजीब है। उसका उपनाम हुप है। हुलुशों, उसके पीछे खड़ी लाल बालों वाली महिला ने आह भरते हुए कहा। हुलुशों, रजिता ने माथे पर बल डाला। ये तो सुनने में अजीब लग रहा है। कीकी ने उसके बगल में खड़े होकर अपना मुंह हाथ से दबा लिया, उसकी हंसी छूट रही थी।